हेलो ज्ञानार्थी, आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी जो है भारत पर कुल आक्रमण 17 बार करेगा और ये आक्रमण शुरुआत होते हैं 1001 एडी से और ये चलता रहेगा इसका शासन 1027 एडी से। देखिए वो यहाँ पे शासन नहीं करता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि मोहम्मद गोरी जो है सुबुक्तगीन का पुत्र होता है, सुबुक्तगीन का बेटा होता है। इसके दो बेटे होते हैं, एक मोहम्मद महमूद जो कि छोटा होता है और दूसरा जो है इस्माइल, ये बड़ा होता है मगर ये मंद बुद्धि का होता है थोड़ा सा, ठीक है, ये मंद बुद्धि रहता है। तो जो सुबुक्तगीन है कहीं ना कहीं वो आस यही लगाया रहता है कि आगे चल के हमारा जो राजपाट है, चूँकि ये लोग अफ़गानिस्तान के एरिया के थे, अफ़गानिस्तान ये वाला रीजन हो गया हमारा, और यहाँ पे गजनी जगह का नाम है गजनी, यहाँ पे इनका शासन चलता था। और ये काफ़ी जैसे उतना विकसित नहीं था, इतना धन दौलत नहीं था, ये काफ़ी कमज़ोर थे। तो सुबुक्तगीन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये रहता है कि हाँ मेरा जो शासन है अब यही महमूद ही संभालेगा, क्योंकि इस्माइल के पास उतनी मंद बुद्धि का रहता है। तो मगर जो महमूद रहता है वो काफ़ी शराबी और थोड़ा अय्याश किस्म का रहता है, तो कहीं बार बार सुबुक्तगीन टोकता रहता था। तो इसी बार बार टोकने के कारण 998 एडी में महमूद सुबुक्तगीन का गला काट देता है और गला काटने के बाद उसके सर से उसका ताज निकाल के पहन लेता है अपने ऊपर, और तभी से उसके नाम के आगे मोहम्मद गजनवी आ जाता है। गजनवी मतलब कि जो गजनी का शासक है उसे गजनवी कहते हैं। तो अब वो देखता है कि हमारा जो बगल का प्रांत है फारस, वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया है। अब ये सोचता है फारस इतना आगे कैसे बढ़ गया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम जो है कि वो भारत पर कैसे सिंध के राजा दाहिर के ऊपर अटैक करके वगैरह वगैरह अपना सब अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला बना देता है, कैसे उसका प्रांत जो है काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी जीता है। तो ये देख के कहीं ना कहीं मोहम्मद गजनवी को भी लगता है कि मुझे भी भारत के ऊपर अटैक करना चाहिए। तो वो सबसे पहला अटैक करेगा 1001 एडी में पंजाब के ऊपर, और काफ़ी लूटपाट करता है, काफ़ी लोगों को मारता है, काटता है, महिलाओं के साथ बलात्कार करता है, काफ़ी लोगों को अपने हरम में रखने के लिए ले भी जाता है। फिर वो दोबारा अटैक करेगा 1004 एडी में मुल्तान पे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें सभी जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ जो महत्वपूर्ण है वही बता रहा हूँ। फिर वो 1018 में मथुरा के ऊपर अटैक करता है। फिर उसके जो नोबल रहते हैं, नोबल यानी कि जो उसके सलाहकार रहते हैं, उसे ये बताते हैं कि आप इतनी मेहनत ना करें, आपको अगर सोना चांदी लूटना ही है तो क्यों ना भारत के मंदिरों पर आक्रमण करें, क्योंकि उस समय जो मंदिर होते थे हमारे वो काफ़ी पैसे वाले होते थे। पैसे वाले मतलब कि काफ़ी उनके पास धन दौलत होता था, सोना चांदी सब लोग अपनी इच्छा से रखते थे, काफ़ी आस्था थी लोगों की। तो उसे ये चीज़ काफ़ी भाती है कि हाँ चलो हम भारत के ऊपर अटैक करेंगे। तो वो उसने प्लान बनाया होता है गुजरात में एक पाटन जगह है, पाटन में सोमनाथ मंदिर पर अटैक करने का प्लान बनाता है। वो जाता है 1020 एडी में अपनी सेना की टुकड़ी लेके कि हाँ चलो हम मंदिर लूटेंगे वगैरह वगैरह। तो वो जैसे ही मंदिर के प्रांगण में 1020 एडी में अंदर जाता है, प्रांगण के पास जाता है, तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो देखता क्या है कि मंदिर के प्रांगण में जो शिवलिंग है, जो कई टनों भारी शिवलिंग है, वो ऐसे ही हवा में लटका हुआ है, उसे यकीन नहीं होता है। और यह चीज़ देख के वो डर जाता है काफ़ी, और जिसकी बात वो अपने सैनिकों से कहता है कि यहाँ पे हम अटैक नहीं कर सकते, यहाँ कोई ना कोई शक्ति है, हमें वापस जाना चाहिए। हम अगर अटैक करते हैं यहाँ पे पाटन के सोमनाथ मंदिर पे अटैक करते हैं तो हमारे साथ काफ़ी बुरा हो सकता है। तो वो यहाँ से लौट जाते हैं डर के, और वो अपने सलाहकार को काफ़ी खरी खोरी सुनाता है
कि तुमने ऐसी जगह क्यों भेजा जहाँ पे जादू ये वगैरह वगैरह। मगर जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हमारा जो सोमनाथ का मंदिर है वो 4 स्तंभ से, जो शिवलिंग रहता है 4 स्तंभ से घिरा रहता है, और वो चारों स्तंभ में चुंबकीय शक्तियाँ थी, जिसकी वजह से हमारा शिवलिंग हवा में तैरता रहता है। किंतु इन लोगों को पता नहीं रहता है, तो वो ऐसा बोल के चले जाते हैं कि हाँ काफ़ी शक्तियाँ हैं, नहीं अटैक करना चाहिए, हमारे साथ बुरा हो सकता है। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि घर का बेदी लंका ढाता है, तो कुछ जो लोग थे भारत में ही, वो जाके उसे ये खबर दे देते हैं, कुछ पैसों की, कुछ चंद पैसों की वजह से जाके उसको खबर दे देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो दोबारा 1025 AD में आता है भारत में, और भारत के उसी मंदिर को चुनता है, सोमनाथ के मंदिर पे ही जाता है पहले, और सबसे पहले उसने एक जो खंभा है उस पर 8 फीट का गड्ढा करता है और उसे गिरा देता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो चुंबकीय क्षेत्र थे उसमें डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है और शिवलिंग धड़ाम से आगे गिर जाता है, नीचे टेढ़ा हो जाता है, गिर जाता है। और फिर उसने इतनी लूटपाट मचाई, कहा जाता है कि उसने टोटल 700 मन सोना और यही नहीं 1200 मन चांदी लूट के ले जाता है। जैसे कि एक मन में, आप इसका अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि एक मन में 40 किलो होता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना सोना और कितना चांदी उसने लूटा। कहते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि उसने महीनों तक वहाँ पे खुदाई की, वहाँ पे सोमनाथ के मंदिर को लूटता रहा। और जब वो वापस जा रहा था, यह सोमनाथ को लूट के वापस जा रहा था, तो उसे गुजरात के तट पे उस समय जैसे जो जाट होते थे, जाट एक ट्राइबल होती थी, जनजाति होती थी। आज का जो जाट है, जो आज हम हरियाणा पंजाब में देखते हैं, वही जाट उस समय ट्राइबल कम्युनिटी होती थी। ट्राइबल मतलब जनजाति कम्युनिटी होती थी, और काफ़ी ज़्यादा नेचर के साथ रहती थी, काफ़ी प्रकृति प्रेमी थी, और उनके आराध्य हुआ करते थे उस समय सोमनाथ। सोमनाथ मतलब शिव जी। तो उन्हें ये बात पता चलती है कि ऐसा ऐसा एक शासक आया है, वो हमारे मंदिर को लूट के जा रहा है। तो वो काफ़ी लड़ाकू किस्म के होते हैं, हमारे जाट जो थे, जाट जो जनजाति थी, तो उनसे इसका आमना सामना हो जाता है गुजरात के तट पे। तो अब जब आमना सामना होता है, तो अब ये जो जाट होते हैं, ये बिना कुछ बातचीत किए हुए वो सीधा अटैक कर देते हैं उनके ऊपर, सीधा अटैक कर देते हैं, बिना कुछ बातचीत कर, कुछ नहीं करते हैं, सीधा उसको उनके कुछ सैनिकों को मार देते हैं। और देखते ही देखते जाट कबीले के जो सरदार होते हैं, उसकी तलवार और मोहम्मद गजनवी का सर आ जाता है, और मोहम्मद गजनवी हाथ खड़ा कर देता है। जैसे कि हमारे भारत में ये संस्कृति है कि हम किसी निहत्थे के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। तो फिर अपना उसका सर आ जाता है, वो अपने घुटने टेक देता है मोहम्मद गजनवी। तो जाट कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ तो देंगे, मगर तुम जितना ये लूट के ले जा रहे हो, ये सारा यहीं छोड़ दो। तो अब ना चाहते हुए भी, चूंकि वो हार चुका था, वो जाटों से जो गजनवी है वो हार जाता है, तो न चाहते हुए भी उसे छोड़ना पड़ता है। और जो जाट भाई रहते हैं, वो क्या करते हैं, उस सोने को वहीं समुद्र में फेंक देते हैं कि हाँ ये न रहेगा बांस, एक तरह से आप कह सकते हैं न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी वाली बात हो जाती है। तो फिर से वो जब गजनवी अपना चला जाता है वहाँ अपने देश, मगर अब बदले की भावना तो रहती है, तो वो 1027 AD में बदले की भावना से पूरी तैयारी के साथ वो दोबारा आता है। मगर फिर वही बात होती है, इस बार भी फिर जाट मिल जाते हैं, और फिर यही होता है कि जाट कबीले के सरदार और मोहम्मद गजनवी का सर, चूँकि वो लड़ाके होते हैं, अपने जाट कबीले वाले काफ़ी मजबूत होते हैं, तो इस बार जाट कबीले वाले क्या करते हैं कि कहते हैं तुम ऐसे मानोगे नहीं, तुमको अगर हमने इसी तरह छोड़ दिया तो तुम बार बार हमारे ऊपर हमारे मंदिरों को लूटने का प्रयास करते रहोगे। तो वो उसे उल्टा लटका देते हैं, पेड़ पे जंगल में ले जाते हैं, उसे उल्टा लटका देते हैं, और उसकी अच्छे से उसकी पिटाई करते हैं, काफ़ी डंडे बरसाते हैं।
और उसे फिर छोड़ देते हैं। अब वो उसके जख्म इतने ज़्यादा हो जाते हैं, चूँकि उसको गुजरात से फिर अपने देश गजनवी जाना था, अफ़गानिस्तान, आप सोच सकते हैं कितना दूरी है। चूँकि उसके जख्म इतने ज़्यादा होते हैं और दूरी भी इतनी ज़्यादा रहती है कि उसके जख्म में इन्फेक्शन हो जाता है, और फिर वो इसी इन्फेक्शन से लड़ते लड़ते बताया ये भी जाता है कि उसकी इतनी पिटाई हुई थी कि वो फिर बाद में अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता है, और इसी इन्फेक्शन से लड़ते लड़ते वो 1030 में मर जाता है। वो उसे काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन और बीमारियां पकड़ लेती हैं। और याद रखिएगा, उसने टोटल भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, पंजाब। और ये सारी बातें जो हैं, आपको एक बुक है, हिस्टोरियन है अल बरूनी करके, उनकी किताबुल हिंद में मिल जाएगी, जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखी हुई है, टर्किश भाषा में लिखी हुई है, तुर्की के भाषा में लिखी हुई है। यही नहीं, कई सारे जो हैं हमारे इतिहासकार, जैसे फारूकी, उनकी भी किताबें हैं, और फिरदौसी हो गए जैसे, ये सभी इस बात का जिक्र अपने किताब में किए हैं। तो आप देखिए कैसे गजनवी अपने सत्ता की लालच में अपने पिता को मारता है, फिर वो अपने गजनवी प्रांत को आगे बढ़ाने के लिए कैसे वो भारत के ऊपर अटैक करता है, कैसे वो लुटता है। फिर उसको ये समझ में आता है कि बार बार हम लड़ाई कितना करेंगे, अब हमें मंदिरों पे अटैक करना चाहिए, तो वो मंदिर पे आता है। सोमनाथ से पहली बार आता है अपना 1020 में, मगर डर जाता है वो देख के कि हाँ शिवलिंग कैसे हवा में लटकी हुई है। तो फिर वो दोबारा, जब उसे पता चलता है चुंबकीय कारण है, तो वो दोबारा आता है 1025 में, और 1025 में टोटल काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। 700 मन सोना और इतना लूट लेके जा रहा होता है, मगर जाट कबीले उसे मिल जाते हैं, रास्ते में जाट मिल जाते हैं, तो जाटों से वो नहीं जीत पाता है, हार जाता है, और उसे वो सोना और चांदी दोनों उसे वहीं छोड़ना पड़ता है। और फिर जब वो छोड़ के वापस चला जाता है अपने गजनवी प्रांत में, फिर बदले की भावना से फिर वो 1027 AD में वो फिर बदले की भावना से दोबारा आता है, परंतु फिर दोबारा वो उसका वही हश्र होता है, दोबारा हार जाता है जाटों से। और इस बार जाटों ने उसकी अच्छी से खातिरदारी की होती है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी चोटिल हो जाता है, और अपनी चोट से लड़ते लड़ते वो 1030 में अफ़गानिस्तान प्रांत में मर जाता है। तो यही था आज के वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि मोहम्मद घोरी कैसे आता है भारत में, आक्रमण कैसे करता है। तब तक के लिए धन्यवाद।